हेलो दोस्तों, सभी को नमस्ते। स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी का विषय है मैडम भीकाजी कामा। कौन थी मैडम भीकाजी कामा? एक ऐसी महान महिला क्रांतिकारी जिन्होंने विदेश में पहली बार भारतीय झंडे को फहराया था। क्रांति की जननी थी मैडम भीकाजी कामा, जिनका जन्म 24 सितंबर 1861 और निधन 13 अगस्त 1936 को हुआ। आज 24 सितंबर उनकी जयंती है। जयंती पर मैडम भीकाजी कामा को शत शत नमन, और उनकी याद में आज उनकी कथा हम सुनेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान और मैडम कामा की जीवनी। भारत को आज़ाद करने के लिए दो दल थे, पहला गरम और दूसरा नरम दल। हाँ, भारत को आज़ाद कराने में जितना हाथ पुरुषों का था, उतना ही नारियों का भी भारत की आज़ादी में योगदान था। भीकाजी नरम दल की अहिंसावादी क्रांतिकारी थी। देश के स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका अदा करने वाली मैडम भीका रुस्तम जी कामा भारत की एक महान क्रांतिकारिणी महिला थी। हालांकि मैडम कामा की न तो कभी गिरफ्तारी हुई और न उन्हें कभी जेल की सजा भुगतनी पड़ी, परंतु उन्होंने विदेश में रहकर देश की आज़ादी के लिए अनेकों कष्ट और मुसीबतें सहते हुए जो भागीरथ प्रयास किए थे, उनका मूल्य जेल की सलाखों में बंद रहने से कहीं ज्यादा था। उनके राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति ने स्वतंत्रता के इतिहास में उन्हें अमरता प्रदान की है। मैडम कामा का जन्म दिनांक 24 सितंबर 1861 ईस्वी में बम्बई नगर में हुआ। उनके पिता का नाम सोहराब जी फामजी पटेल था। मैडम कामा के पिताजी एक जाने माने सुविख्यात व्यापारी थे। वे बड़े उदार और देश प्रेमी थे। मैडम कामा की मां काफी पढ़ी लिखी, सुशिक्षार्थी और बहुत उच्च विचारों वाली गंभीर महिला थी। बम्बई के एक संपन्न पारसी परिवार में जन्मी मैडम कामा सोहराब जी फामजी पटेल की 9 संतानों में से एक थी। मैडम कामा ने अपने बाल्यकाल में अलेक्जेंड्रिया गर्ल्स स्कूल में शिक्षा ग्रहण की और अंग्रेजी में विशेष योग्यता प्राप्त की। मैडम कामा के पिताश्री उन्हें इंग्लिश स्कूल में शिक्षा दिलाकर पश्चिमी संस्कृति और सभ्यता में डाल देने के पक्षधर थे और इसके लिए उन्होंने प्रयास भी किया। परंतु भीका कामा तो भारत की पुत्री थी। तीव्र बुद्धि, जन्मजात प्रतिभा संपन्न और संवेदनशील हृदय की स्वामिनी भीका अपने चारों ओर के भारतीय वातावरण से भलीभांति परिचित थी। भारतवासियों की अपमानजनक गुलामी की जिंदगी उनके लिए असह्य थी। देशवासियों की निर्धनता उनसे देखी नहीं जाती थी। यह वह जमाना था जब महिलाओं का, मुख्यतः समृद्ध परिवारों की महिलाओं का, घरों से बाहर निकलकर समाज सेवा करने हेतु बाहर निकलने पर रोक थी। किशोरावस्था में ही मैडम भीका कामा का ध्यान राजनीति की ओर उन्मुख हुआ। सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पश्चात जब कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ, तो उस वक्त मैडम कामा की आयु 24 वर्ष की थी। नेताओं के जोशीले भाषणों और देशभक्तिपूर्ण अपीलों से वह इतनी प्रभावित हुई कि तभी से सक्रिय होकर कर्मठ कार्यकर्त्री के रूप में सामने आकर कार्य करने में मशगूल हो गई। जाति पाति, धर्म, संप्रदाय और मानव के बीच भेदभाव मिटाकर महिलाओं को संगठित करने का बीड़ा उठाया। अंग्रेजों के अत्याचारों के विरुद्ध खड़े होने के लिए मैडम कामा ने सभी को ललकारा और जनता के सोए आत्म स्वाभिमान को जागृत किया। मैडम कामा के क्रांतिकारी विचारों और ब्रिटिश साम्राज्य विरोधी गतिविधियों से आतंकित हो
सन 1885 ईस्वी में पिता ने उनका पाणी ग्रहण संस्कार रुस्तम जी कामा के साथ किया। उन्हें घर परिवार की ओर मोड़ने का प्रयास किया, परंतु विवाह हो जाने से मैडम कामा के कार्यकलापों में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई। वह दूने उत्साह के साथ काम में जुट गई। यहाँ तक कि मैडम कामा अपने पति से अधिक अपने कार्य के प्रति समर्पित हो गई थी। वह कहा करती थी, मेरा विवाह तो मेरे ध्येय के साथ हो चुका है। इस प्रकार काम में अत्यधिक व्यस्त रहने तथा घर की ओर ध्यान न दे पाने के बाद में उनका विवाहित जीवन असफल हो गया। फिर जब मैडम कामा एक बार बहुत अस्वस्थ हो गई तो पति ने उन्हें यह समझकर इंग्लैंड भेज दिया कि भारत से बाहर जाकर वह राजनीति से पृथक हो जाएगी, पर उनको इंग्लैंड भेजे जाने पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और पति का ये भ्रम भी समाप्त हो गया। जब मैडम कामा स्वास्थ्य लाभ कर भारत लौटने वाली थी, उन्हीं दिनों इंग्लैंड में उनकी मुलाकात सुविख्यात भारत के क्रांतिकारी श्यामजी वर्मा से हो गई। क्रांतिवीर श्यामजी वर्मा के जोशीले भाषणों से मैडम कामा की सोई हुई भावनाओं ने जागकर फिर इतना साहस व शक्ति बटोर ली कि देश की खातिर उन्होंने भारतवर्ष लौटने का इरादा छोड़कर वहीं स्वतंत्रता संग्राम छेड़ दिया। श्री श्यामजी वर्मा के साथ वह भी हाइड पार्क में अपने ओजस्वी भाषणों से आजादी का नारा बुलंद करने लगी। अंग्रेज ताजुब में पड़ गए, ये देखकर कि भारत जैसे गुलाम और पिछड़े देश की एक महिला अपने शासकों के देश इंग्लैंड में इस प्रकार गर्मजोशी से विद्रोही प्रचार करने में संलग्न है। इंडिया ऑफिस के अधिकारी गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने मैडम कामा को यह बात स्पष्ट शब्दों में भली भांति समझाई कि वह अविलंब भारत लौट जाएं, अन्यथा उनके विरुद्ध कोई सख्त कार्रवाई की जाएगी। परंतु मैडम कामा ने यह बात नहीं मानी और आंदोलन अधिक तेज कर दिया। अंग्रेजों के विरुद्ध गतिविधियों में भाग लेने और जोशीले भाषणों का सिलसिला बंद न करने पर अधिकारियों ने मैडम कामा को बलपूर्वक बाहर निकाल देने की धमकी दी। इस पर भी श्रीमती कामा ने कोई ध्यान नहीं दिया। अतः अंत में जब मैडम कामा को गुप्त रूप से ये पक्की खबर मिली कि उनके विरुद्ध कोई कठोर कार्रवाई की जाने वाली है, तो वे आनन फानन में चैनल के मार्ग से तुरंत फ्रांस पहुंच गई। फिर पेरिस को उन्होंने अपना कार्यस्थल बना डाला। पेरिस में मैडम कामा का घर क्रांतिकारियों का मुख्य आश्रम था। यहाँ भारत, फ्रांस और रूस के समस्त भूमिगत क्रांतिकारी शरण पाते थे। ब्रिटिश अधिकारियों ने मैडम कामा की गतिविधियों से भयभीत होकर उनके भारत प्रवेश पर रोक लगा दी थी। इसलिए मैडम कामा पेरिस में ही 35 वर्ष तक रही। अंग्रेज अधिकारियों ने फ्रांस सरकार से उन्हें पाने की कई बार कोशिश की, परंतु असफल रहे। यदि फ्रांस द्वारा मैडम कामा को ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया जाता तो निश्चय ही उन्हें गोली से उड़ा दिया जाता। अंग्रेज इसी फिराक में थे। इस प्रकार फ्रांस की हुकूमत से सुरक्षा का आश्वासन पाकर मैडम कामा ने वंदे मातरम पत्र का प्रकाशन भी प्रारंभ कर दिया। फ्रांस सरकार को इस वंदे मातरम पत्र के प्रकाशन से किसी तरह की उलझन में न पड़ना पड़े, इसलिए उसका प्रकाशन जेनेवा से किया गया। ये क्रांतिकारी पत्र 9 वर्ष तक बराबर प्रकाशित हुआ और विदेशों में भारतीय स्वाधीनता की अलख जगाता रहा। उधर भारत में अंग्रेज बहुत अत्याचार कर रहे थे और उनका दमन चक्र जोरों से चल रहा था। बंगाल के बंटवारे को लेकर क्रांति की अग्नि चारों ओर प्रज्वलित हो रही थी। अंग्रेजी हुकूमत बंगाली युवकों को फांसी के फंदे पर लटकाकर जनता को भयभीत कर रही थी। परिणामतः सारे देश में क्रांति की आग भड़क उठी। ब्रिटिश सरकार ने बहुत से युवकों को बंदी बनाकर जेल की सींकचों में बंद कर दिया। सैकड़ों युवकों को फांसी पर चढ़ा दिया गया और कई बड़े नेताओं को बंदी बनाकर अंडमान द्वीप समूह भेज दिया गया। मैडम कामा ने विदेश में इन सभी घटनाओं को बड़े गौर से पढ़ा और सुना। उनके मन पर इन घटनाओं का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने उन सभी
भारतीय क्रांतिकारियों के साथ अपना संबंध स्थापित कर लिया जो उन दिनों वहां रह रहे थे। वह फिर भारत लौटकर आने के बजाय वहीं रहकर भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करने में जी जान से जुट गई। मैडम कामा यदि चाहती तो वह बड़े आनंद और सुख चैन का जीवन यापन कर सकती थी। उनके पति रुस्तम जी कामा बहुत धनी व्यापारी थे। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, परंतु मैडम कामा ने सुखी दाम्पत्य जीवन को तिलांजलि देकर शूलों भरे पथ को चुना। श्रीमती भीका कामा ने उन लोगों को अपना साथी सहयोगी बनाया जो विदेशों में रहकर भूखे प्यासे व परेशानियों को सहते हुए भारत की स्वाधीनता के संघर्ष में जूझ रहे थे। मैडम कामा के सिर पर सदा तलवार लटकती रहती थी। उन्हें अपनी गिरफ्तारी का सदैव भय बना रहता था। गुप्तचर उनके पीछे लगे रहते थे, पर कामा को विशेष चिंता नहीं थी। उन्होंने अपने आप को भारत मां के चरणों में न्यौछावर कर दिया था। वह बड़ी बहादुरी और धैर्य के साथ देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी। मैडम कामा ने इंग्लैंड, रूस, मिस्र, जर्मनी और फ्रांस में रहकर भारत के क्रांतिकारियों के साथ अपना संपर्क कायम किया। उन्होंने फ्रांस में रहकर भारत के क्रांतिकारियों के पास हथियार भेजे। विदेश से हथियार खिलौनों की पेटियों में बड़ी होशियारी के साथ छिपाकर भेजे जाते थे। उन्होंने ऐसे भारतीयों के लिए एक छात्रवृत्ति भी स्थापित की जो विदेशों में जाकर पढ़ने के लिए उद्यत हों। जर्मनी में सन 1907 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी। भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत के प्रतिनिधि के रूप में मैडम कामा ने उस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था और उन्होंने उक्त कॉन्फ्रेंस में बड़े ओजस्वी और मर्मित भाषण भी दिया था। मैडम कामा ने अपनी तकरीर में बड़े ही हृदय द्रावक शब्दों में भारत की गरीबी और जलालत का चित्रण किया था। अंग्रेजी शासन के अत्याचारों तथा काले कारनामों का भी पर्दाफाश किया था। सारगर्भित भाषण देने के पश्चात मैडम कामा ने भारत के राष्ट्रीय झंडे को फहराया था, जो हरे, पीले और लाल रंग का था और जिसके मध्य में वंदे मातरम लिखा हुआ था। वह प्रथम अवसर था जब भारत के तिरंगे झंडे को फहराया गया था। तिरंगे झंडे की कल्पना सर्वप्रथम मैडम कामा के ही मस्तिष्क में उत्पन्न हुई और उन्हीं के द्वारा पहली बार झंडा भी फहराया गया। इसी दृष्टि से मैडम कामा के जीवन को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। आज जिस तिरंगे को महान गौरव प्राप्त है वह मैडम कामा के ही मस्तिष्क की उपज है। 18 अगस्त सन 1907 ईस्वी को जर्मनी में समाजवादियों का जो विशाल ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ था, उसमें एक बार 1000 से अधिक प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। उस सम्मेलन में मैडम कामा को न केवल आमंत्रित किया गया बल्कि सम्मेलन के नेता जीन जोरेस ने सभा मंच से उनका परिचय फ्रेंटर नाम डेलीगेट हम सफर प्रतिनिधि के रूप में दिया था। मैडम कामा ने इस सम्मेलन में अपने तूफानी भाषण से श्रोताओं के हृदय में उथल पुथल मचा दी थी। उन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी में ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का बना रहना हम भारतीयों के लिए अत्यधिक अपमानजनक और भारतवर्ष के लिए सर्वनाशक है। संपूर्ण विश्व के स्वतंत्रता प्रेमियों को विश्व की चौथाई से भी अधिक जनसंख्या वाले उस शोषित राष्ट्र की स्वाधीनता में अवश्य सहयोग देना चाहिए। इसके पश्चात एक नारी जनसमूह मैडम कामा ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और उसे भारतीय झंडे के रूप में गर्व से फहरा दिया और कहा, यह है मेरे राष्ट्र की पताका। मैडम कामा के व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रभावित होकर स्वयं लेनिन ने उन्हें कई बार रूस आने के लिए आमंत्रित किया था, परंतु वे किसी कारणवश स्वीकार न कर सकी। भारत में इन्हीं दिनों पार्लियामेंट का चुनाव हुआ। दादा भाई नौरोजी संसद की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ रहे थे। मैडम कामा ने इंग्लैंड जाकर उनके पक्ष में प्रचार किया, कई सभाओं में भाषण दिए। परिणाम स्वरूप दादा भाई नौरोजी को विजय प्राप्त हुई और वह पार्लियामेंट के सदस्य बन गए। इन्हीं दिनों मैडम कामा अमेरिका भी गई। उन्होंने अमेरिका में कई तकरीरें की और उन तकरीरों का अमेरिका जनता पर ऐसा प्रभाव पड़ा
कि यह भारत की स्वाधीनता के पक्ष में सोचने और विचारने लगी। मैडम कामा अमेरिका से लंदन गई। उन्होंने सन 1908 ईस्वी में एक विज्ञप्ति प्रकाशित की। उस विज्ञप्ति में उन्होंने लिखा था, हम हिंदू, मुसलमान, पारसी और सिख चाहे जो हों, पर हम सब भारतीय हैं। भारत की स्वतंत्रता के लिए हमें आपस में मिल जाना चाहिए। मैडम कामा ने अपनी विज्ञप्ति विदेशों में रहने वाले भारतीयों के पास भेजी। उनका एकता में दृढ़ विश्वास था। वे कहा करती थी, हमें हर प्रकार से अंग्रेजों का बहिष्कार करना चाहिए। यदि हम ब्रिटिश सरकार की नौकरी न करें तो भारतवर्ष में अंग्रेजों का राज्य करना कठिन हो जाएगा। मैडम कामा बड़े ऊंचे विचारों की थी। वह अपने देश का कल्याण तो चाहती ही थी, संसार के सभी मनुष्यों का कल्याण भी चाहती थी। वह प्राय कहा करती थी, वह दिन कब आएगा जब मैं कहूंगी कि संसार के सभी लोग मेरे ही कुटुंब के हैं, परंतु उस दिन के आने से पूर्व मैं चाहूंगी कि संसार के सभी स्वतंत्र राष्ट्र स्वतंत्र हो जाएं। मैडम कामा की विज्ञप्तियों, ओजस्वी भाषणों और पर्चों से ब्रिटिश सरकार सजग हो उठी। उसने उनकी विज्ञप्ति को भारत आने पर रोक लगा दी। जो भी डाक समुद्री मार्ग से आती थी उसकी बड़ी छानबीन की जाती थी। फिर भी मैडम कामा की चिट्ठियां और पार्सल पांडिचेरी पहुंचती रही। अंग्रेजी सरकार के दबाव की कुछ भी वह परवाह नहीं करती थी। परंतु ब्रिटिश सरकार ने कुपित होकर मैडम कामा को फरार घोषित किया और उनकी 1 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर ली। अंग्रेजी सरकार को इतने ही से संतोष नहीं हुआ। उसने फ्रांस की सरकार को बरगलाया और कहा कि मैडम कामा को वहां न रहने दिया जाए। मैडम कामा स्थायी रूप से फ्रांस में ही रह रही थी, पर फ्रांस की सरकार ने मैडम कामा को बाहर नहीं निकाला। मैडम कामा फ्रांस में निवास करते हुए भारत में क्रांति के लिए प्रयासरत थी। सन 1914 ईस्वी में उन पर यह दोषारोपण किया गया कि वे फ्रांस में रहकर ब्रिटिश सरकार को समाप्त करने का षड्यंत्र रच रही है। अंग्रेजों के दबाव के कारण फ्रांसीसी सरकार ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्हें यह आदेश दिया गया कि वह प्रतिदिन शाम के समय पुलिस स्टेशन पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। विवश होकर मैडम कामा को फ्रांस की सरकार का आदेश मानना ही पड़ा, क्योंकि उन्हें फ्रांस में रहकर भारत की स्वाधीनता के लिए अलख जगाना था। मैडम कामा ने रूसी क्रांतिकारियों से अपना संबंध स्थापित किया था। समाजवाद की प्रेरणा उन्होंने रूसी क्रांति से ली थी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में उन्हीं के प्रयत्नों से समाजवादियों की संस्था स्थापित हो चुकी थी। मैडम कामा भारत में भी समाजवादियों की संस्था स्थापित हो चुकी थी। मैडम कामा भारत में भी समाजवादी शासन चाहती थी। वे अक्सर कहा करती थी, जब तक गरीबों और मजदूरों में जागरण उत्पन्न नहीं किया जाएगा, भारत में अंग्रेजों का शासन बना रहेगा। अतः आवश्यक है कि मालिकों और मजदूरों को एक धरातल पर लाया जाए। मैडम कामा ने सुविख्यात रूसी लेखक गोर्की से भी संबंध स्थापित किया, जो धीरे धीरे कालांतर में प्रगाढ़ होता चला गया। गोर्की के अनुरोध पर मैडम कामा ने भारतीय नारियों पर लेख भी लिखा था, जो गोर्की के पत्र में प्रकाशित हुआ था। मैडम कामा रूसी साहित्य को बहुत पसंद करती थी। वह बड़ी संख्या में रूसी साहित्य भारत भेजा करती थी। वह चाहती थी कि भारत में भी रूस की भांति क्रांति की अग्नि भड़के और अंग्रेजों के राज्य के स्थान पर श्रमिकों का राज्य शासन स्थापित हो। मैडम कामा दिवस रात काम में व्यस्त रहती थी। उन्हें अपने खाने पीने की भी चिंता नहीं थी। उनके पास अब धन भी नहीं रह गया था। भारत के जो क्रांतिकारी और देशभक्त नेता पेरिस आते थे, वे मैडम कामा के ही पास ठहरते थे। कामा उनकी हर एक प्रकार की सहायता करती थी। परिणाम ये हुआ कि मैडम कामा अर्थाभाव की आग में जलने लगी। उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। वह बीमार पड़ गई। इतनी अधिक बीमार हो गई कि जानकर भारत के नेतागण बहुत चिंतित होने लगे। भारत के नेताओं ने तब अंग्रेजी सरकार पर दबाव डाला कि मैडम कामा को भारत आने दिया जाए। नेताओं ने संघर्ष व अपनी मांग जारी रखी। अंत में अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा। 35 वर्ष तक भारत से निष्कासित रहकर निरंतर काम में जुटी रहने वाली निर्भीक महिला
मैडम कामा को इतनी वृद्धावस्था में स्वदेश लौटने की स्वीकृति दे दी। अंग्रेजी सरकार ये जानती थी कि अब वह राजनीति में भाग लेने योग्य नहीं रह गई है। वह थकी, रुग्ण और क्षीणकाय वृद्ध महिला मात्र है। नवंबर सन 1935 ईस्वी में मैडम कामा के बंबई पहुंचने पर उन्हें स्ट्रेचर द्वारा सीधे हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां 8 महीने पश्चात दिनांक 13 अगस्त सन 1936 ईस्वी को उनका प्राणांत हो गया। उनके अंतिम शब्द थे वंदे मातरम। भारत के जनमानस के हृदय में वह इस समय भी विद्यमान है, अमर है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम की महान महिला क्रांतिकारी मैडम भीखाजी कामा की शौर्य गाथा अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं कल नई गाथा के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।